इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मेरे बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी हैं। 20 सालों के लिए सोनिया गांधी जी ने, मेरी माता जी ने आपकी सेवा की है। उनकी तबीयत पिछले 1-2 सालों में थोड़ी ठीक नहीं रही, इसलिए जितना आना चाह रही थी वो आ नहीं पाई। तो उन्होंने तय किया कि उनके यहाँ से, आपके क्षेत्र से मेरे बड़े भाई लड़ेंगे। मेरे बड़े भाई ने बहुत संघर्ष किया है राजनीति में। शायद कोई ऐसे नेता होंगे इस पूरे देश में जिनके खिलाफ भाजपा के नेताओं ने, देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा आक्रमण किया हो। हर स्तर पर उनके बारे में झूठ फैलाना, गलत बातें कहना, पूरे परिवार के बारे में अपशब्द कहना, उनकी दादी जी श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी शहीद महान हस्ती के बारे में ये कहना कि वो देशद्रोही थी। मेरे पिताजी राजीव गांधी जी शहीद हुए देश के लिए, उनके बारे में भी ये लोग बहुत झूठ फैलाए। उनके बारे में भी ये कहा कि वो देशद्रोही थे। तो तमाम जितनी भी गालियां हैं, जितने भी अपशब्द हैं, इन्होंने इस्तेमाल किए हमारे परिवार के बारे में। मेरे भाई को संसद से निकाला, घर से निकाला, उनके ऊपर केस डाले फर्जी। कोई केस गुजरात में डाला, कोई बिहार में डाला, कोई कहीं और डाला, ताकि वो प्रताड़ित हो, ताकि उनको गुजरात जाना पड़े कचहरी, फिर बिहार जाना पड़े, फिर कहीं और जाना पड़े। लेकिन मेरे भाई पीछे हटे नहीं, इनके सामने झुके नहीं और इनसे डरे नहीं। शायद वही एक व्यक्ति है इस पूरे देश में जो लगातार इस देश की सच्चाई को उभार रहे हैं, जो लगातार किसानों की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, जो लगातार मजदूरों की समस्याओं के बारे में, गरीबों की समस्याओं के बारे में, मेरी बहनों के बारे में बात कर रहे हैं। शायद वो एक ही ऐसे नेता होंगे पूरे देश में जो इनके सामने झुके नहीं, पीछे नहीं हटे और जो संघर्ष करते रहे, चाहे कुछ भी किया भाजपा के बड़े से बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ। तो आपके लिए यहाँ पर जो समर्पित हो रहे हैं, जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, वो एक ऐसे नेता हैं जो झूठ बोलना नहीं जानते, जो आपको गुमराह करना नहीं जानते, जो आपसे सच्चाई बोलेंगे हमेशा, और जहां जहां आपके साथ अन्याय होगा वहां आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। आज देश में परिस्थितियां कुछ अजीब सी हैं। आप अगर टीवी देखेंगे, प्रचार सुनेंगे, भाजपा की नेताओं की बात सुनेंगे, तो ऐसा लगेगा कि देश में जाने कितनी तरक्की हो रही है, आगे बढ़ रहा है देश, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, लोगों के जीवन में तरक्की आ रही है। लेकिन जहां आप ये सब चीजें टीवी पे देख रहे हैं, उसी समय आपके जीवन में तो मुश्किलें बढ़ रही हैं। आप महंगाई से जूझ रही हैं। मेरी बहनें बैठी हैं, दुकान जाती हैं कुछ खरीदने के लिए, आधे समय जितना खरीदना है वो आधा सामान छोड़ के आती है कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल खरीद लेंगे। महंगाई इतनी है, कोई अगर 5 साल पहले हमें कहता कि गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का हो जाता है, हम यकीन ही नहीं करते, मजाक करते कि क्या मजाक कर रहे हैं, कैसे हो सकता है। आज 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, चीनी मिल ही नहीं रही है, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, सब्जी महंगी हो गई है, दाल महंगी हो गई है, सब कुछ महंगा हो गया है, सब पे जीएसटी लगी हुई है और आपके ऊपर टैक्स बढ़ती चली जा रही है। मेरे किसान भाई बैठे हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन क्या दिया है सरकार ने? हर सामान पे जीएसटी भरनी पड़ रही है, कुछ सस्ता नहीं मिल रहा है, खेती से कमाई हो नहीं पा रही है, रात को बैठना पड़ता है। जहां जहां मैं जा रही हूं मुझे दिख रहे हैं मचानों पे रात को आप बैठते हो, आवारा पशुओं से अपने खेतों को बचाने की कोशिश करते हो।
सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं, कोई सहायता नहीं, कर्ज में डूब रहे हो। जब खेती खराब होती है, नुकसान होता है, ओलों की वजह से, बारिश की वजह से भुगतान नहीं मिलता, उपज होती है, उपज का सही दाम नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, सरकारी वितरण केंद्र बंद पड़े हैं, प्राइवेट में जाना पड़ता है, लंबी लंबी कतारें होती हैं, खड़े रहते हैं, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। तो ये परिस्थितियां हैं आपकी। आप मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, दिन रात एक करते हैं, किसी न किसी तरह से कोई मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी मिल रही है, कोई खेती कर रहा है, लेकिन सब चाह रहे हैं कि अपने बेटे बच्चे बड़े हों, शिक्षित हों, अच्छी नौकरी मिली, लेकिन रोजगार की कोई उम्मीद नहीं है। आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, किसी ने प्रयास भी नहीं किया इनको भरने का। परीक्षाएं देते हैं भर्ती की, घोटाले होते हैं, पेपर लीक होता है, नौजवानों का जीवन बर्बाद हो जाता है, ठहरते ठहरते की नियुक्ति होगी, पता नहीं चलता कि आगे बढ़ना है कि ठहरना है, और इसी असमंजस में साल पे साल गुजर जाता है। बच्चे 26-27 साल के हो जाते हैं, कोई नियुक्ति नहीं होती, कोई भर्ती नहीं होती। इस बीच भाजपा कैसी स्कीम निकालती है? अग्निवीर जैसी स्कीम, ऐसी स्कीम जिसमें जहां स्थायी रोजगार मिल रहा था, जहां उम्मीद थी कि सेना में सेवा करेंगे देश की और फिर उसके बाद घर आएंगे तो फिर भी कुछ मिलता रहेगा, परिवार का देखभाल होते रहेगा, वो उम्मीद, वो आशाएं जो पूरे देश प्रदेश के नौजवानों के दिलों में थी, जो प्रशिक्षण करते थे, रोज दौड़ लगाते थे सुबह सुबह कि हम भर्ती होंगे सेना में, वो आशाएं तोड़ दी, उम्मीदें तोड़ दी। ऐसी स्कीम लाए कि 4 साल सेना में काम करो, सेना में देश सेवा करने के बाद घर आओ तो फिर से बेरोजगार बन जाओ, फिर से रोजगार ढूंढने निकलो। आज नौजवान सेना में भर्ती ही नहीं होना चाहते, ये परिस्थितियां बना दी हैं। तो परिस्थितियां गंभीर हैं और गंभीरता से इनको समझने की जरूरत है कि आज हमारा देश कहां खड़ा है। आज कैसी राजनीति चल रही है देश में कि बड़े से बड़े पद को संभालने वाला इंसान, देश का प्रधानमंत्री आपको सच नहीं बोल सकता, देश का प्रधानमंत्री आपको ये नहीं बता सकता कि 10 सालों की सत्ता में क्या किया है आपके लिए, किस तरह से आपके जीवन में तरक्की लाए हैं। वो आते हैं आपके सामने, फिजूल की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं ताकि आपका ध्यान भटके, धर्म के नाम पर उनको वोट मिले। उनके प्रतिनिधि आपके घरों में आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपकी महिलाओं के साथ दुर्दुरिया करते हैं, प्रार्थना कराते हैं और वचन कराते हैं भगवान के नाम कि आप भगवान के नाम से भाजपा को वोट देंगे, और जो बात नहीं मानता उसको धमकाते हैं, डराते हैं, कहते हैं कि देख लेना, वोट नहीं दोगे तो ठीक कर देंगे। ये कैसी राजनीति है? यहाँ हम रायबरेली की धरती में खड़े हैं, पवित्र धरती है। यहाँ 103 साल पहले यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया, शहीद हुए, नरसंहार हुआ उनका, 600-700 किसान शहीद हुए। अंग्रेजी साम्राज्य ने मार डाला लेकिन पीछे नहीं हटे। ये वो धरती है जिसने मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को पुकारा कि यहाँ का गरीब किसान आंदोलन कर रहा है इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ, देश को आजाद करने के लिए, तो वो यहाँ आए, पहली बार यहीं से गिरफ्तार होके गए। ये वो पवित्र धरती है जिसने जवाहरलाल नेहरू जैसे देशभक्त को राजनीतिक दिशा दिखाई। ये वो पवित्र धरती है जिसने इंदिरा गांधी जैसे शख्सियत को राजनीतिक दिशा दिखाई।
जो उनकी कर्म भूमि बनी, वो जागरूक जनता है कि जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और यहां से सांसद थी, जब आपको उनकी एक नीति पसंद नहीं आई, आपको लगा कि ये गलत है, तो आपने उनको भी हरा दिया, आपने उनको भी सही दिशा दिखाई। उन्होंने आत्मचिंतन किया कि मुझसे क्या गलती हुई कि मेरे से जनता नाराज है, और 3 साल बाद उन गलतियों को दुरुस्त करने के बाद आपके पास आई, आपने फिर से जिताया। ये वो पवित्र धरती है जो हमेशा इस देश के लोकतंत्र के लिए लड़ी है, खड़ी हुई है, जिसकी जनता हमेशा जागरूक रही है। आज इसी जनता को मैं कह रही हूं कि अपनी जागरूकता दिखाओ, इस पूरे देश में संदेश भेजो कि ये नाटक और नौटंकी वाली राजनीति जो आज देश में सब जगह फैली हुई है, ये राजनीति जो धर्म के नाम पर आपसे वोट मांगती है लेकिन काम के नाम पर आपको मुंह नहीं दिखा सकती, इसके नेता जो आपके प्रति जवाबदेही नहीं समझते, जो आपकी श्रद्धा नहीं करते, जो आपका आदर नहीं करते, इनको संदेश भेजिए कि यहां से एक नई राजनीति उभरेगी, जिसके असूल उसी पुरानी परंपराओं के असूल होंगे जो महात्मा गांधी ने हमें दिखाए, सिखाए, जो हमारे धर्म के बड़े बड़े संतों ने, महात्माओं ने हमें बताया, सिखाया। हम उसी परंपरा पे चलना चाहते हैं, सेवा की परंपरा, सत्य की परंपरा, जनता को सर्वोपरि रखने की परंपरा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जैसे नेता हैं जो 4000 किलोमीटर चले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, आपके बीच आकर, जो मणिपुर से मुंबई यात्रा किए, आपके बीच आकर आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, समझने के लिए, जिन्होंने ऐसी नीतियां बनाई हैं जो अगर हमारी सरकार आएगी तो आपको मजबूत करेगी, आपके अधिकारों को मजबूत करेगी। आज भाजपा के नेता ये हर जगह जाके कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे, फिर से सत्ता में आए तो संविधान को बदलेंगे, आपके अधिकारों को कमजोर करेंगे, क्योंकि इसी संविधान ने आपको अधिकार दिया वोट का, आपको आरक्षण का अधिकार दिया, आपको भोजन का अधिकार दिया, आपको शिक्षा का अधिकार दिया, आपको आवाज उठाने का अधिकार दिया, आपको आंदोलन करने का अधिकार दिया। यही लोकतंत्र होता है, और इसी लोकतंत्र की मजबूती को ये खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। ये सिर्फ अपने बड़े बड़े खरबपति उद्योगपति मित्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज देश की सारी संपत्ति अपने उद्योगपति मित्रों को दे चुके हैं। देश का कोयला, देश की बिजली, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की सड़कों का ठेका, सारा बड़े बड़े खरबपतियों को दिया गया है, लेकिन किसानों को कुछ नहीं दिया। उनके कर्ज माफ किए 16 लाख करोड़ के, आपका 1 रुपया माफ नहीं हुआ। आवारा पशु की समस्या है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, कितनी अच्छी तरह से समस्या को सुलझाया, बड़े बड़े गौठान बनाए, बहनों को रोजगार दिलाया गौठानों में, दूध के में से जो बनता है, खोया, मिठाई, ये सब चीजें बनवाई, दूध पहुंचाया गांव में, गोबर खरीदा, जानवरों का गोबर खरीदा ताकि जनता देखभाल करे, घर में रख पाए। गौठानों से जो रोजगार मिला उसमें महिलाओं को 60-70 हजार रुपए की कमाई हुई उनकी, और समस्या दूर हो गई। किसानों का कर्ज माफ किया हमने अलग अलग प्रदेशों में। राजस्थान में कांग्रेस की नीति ये थी कि 25 लाख का इलाज आपको मुफ्त में मिलेगा। मैं ऐसे लोगों से मिली हूं जिनकी पूरी दिल की हार्ट की सर्जरी हुई, 1 पैसा नहीं देना पड़ा, सारा पैसा सरकार ने दिया। ये नीति बनाई है कांग्रेस ने। कर्नाटका में आज भी मेरी बहनें बस की यात्रा मुफ्त में कर रही हैं, हर जगह तीर्थ में जा रही हैं।
मायके जाना है, रिश्तेदारों से मिलना है, एक पैसा खर्चना नहीं पड़ता। इनके खातों में तेलंगाना में, हिमाचल में, कर्नाटका में, जहां जहां हमारी सरकार है, आपके खातों में 2000 रुपए आपके खातों में हर महीने आ रहे हैं। हम गारंटी लाए हैं। भैया की जो न्याय यात्रा थी, उसके बाद भैया समझे कि अगर अन्याय हुआ है इस देश में 10 सालों में तो आपके साथ हुआ है। उन्होंने कहा है एक न्याय पत्र निकालेंगे, इसमें हम गारंटी देंगे कि हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम हर गरीब परिवार में सबसे बड़ी महिला के खाते में 8,500 रुपए हर महीने देंगे, ताकि एक साल में वो उस महिला के खाते में 1 लाख रुपए हो जाए। हम महिलाओं को सरकारी पदों में से आधे पद महिलाओं को देंगे, और आशा बहू, आंगनवाड़ी और मिड डे मील की बहनों को जिनका मानदेय इतने सालों से बढ़ाया नहीं गया है, उस मानदेय को बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार से जो पैसे आए थे उसके लिए उसको दुगना करेंगे। अपने किसान भाइयों के लिए कर्ज माफी का एक स्थायी आयोग बनाएंगे, ताकि आप जब कर्ज के संकट का सामना कर रहे हो आप उस आयोग में जा पाएंगे, आपकी मदद होगी। आपके लिए जितने भी खेती के सामान हैं उनको जीएसटी से मुक्त किया जाएगा, ताकि आपके जो सामान है वो सस्ते होंगे। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो आज आपको मिलता नहीं है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य एक कानून के तहत आपका अधिकार बन जाएगा। जो भी सरकार आएगी वो उसको आपको देना ही पड़ेगा, ये कानून बनेगा। इसके साथ साथ आजकल अगर बारिश नुकसान हुआ आपके खेत का तो आपको भुगतान पड़ गए, आपको गारंटी दे रहे हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर पूरा भुगतान मिलेगा आपको। श्रमिकों के लिए हम कानून लाएंगे कि पूरे देश भर में श्रमिकों के लिए 450 से कम नहीं हो सकेगी। अगर कोई दिहाड़ी देगा तो कानून का उल्लंघन करेगा और उस पर कार्रवाई हो सकेगी। नौजवानों के लिए जो स्नातक पास हैं, भटक रहे हैं रोजगार ढूंढने के लिए, उनके लिए हम एक ऐसा प्रोग्राम लाएंगे जिससे उनका हुनर बनाने के लिए उनको काम दिया जाएगा, और उससे उनको सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की कमाई होगी, जब तक उनका स्थायी रोजगार नहीं मिलेगा। 5,000 करोड़ का फंड बनाएंगे, जिससे अगर कोई नौजवान अपना कारोबार शुरू करना चाहे या छोटा यूनिट शुरू करना चाहे उसको सुविधा मिलेगी। और जो पेपर लीक होते हैं उनके खिलाफ एक सख्त कानून लाएंगे, ताकि जहां जहां पेपर लीक होगा वहां कार्रवाई होगी। जॉब का कैलेंडर बनेगा, जिसमें नियुक्ति का दिन, पेपर का दिन, जिस दिन पेपर होगा, रिजल्ट आएगा, सब पहले से तय होगा। और कोई अधिकारी कोई उसके साथ छेड़छाड़ करेगा, इधर उधर करेगा, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। 30 लाख सरकारी पद आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में खाली पड़े हुए हैं। उन पदों को हम भरेंगे और तमाम ऐसी स्कीमें लाएंगे जिससे आपका पैसा वापस आपके हाथों में मिलेगा। आपको आज इस देश की सारी संपत्ति, सारी नीतियां सिर्फ कुछ खरबपति मित्रों के लिए, जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, उनके लिए बनाई जा रही हैं, उनको दी जा रही हैं। इसीलिए देश की नीतियां बदलनी है, देश में एक ऐसी सरकार लानी है जो आपके लिए काम करके दिखाए। जो जवाबदेही होती थी इंदिरा जी के समय, राजीव जी के समय, हमारी सरकारों के समय, कि अगर नेता आपके सामने आता था प्रचार करने के लिए तो मजबूरी थी कि काम गिनाता था कि हमने सड़क बनाई, हम आईटीआई लाए, हम एम्स लाए, हम एनटीपीसी लाए, रेल कोच फैक्ट्री लाए, अमेठी में बीएचईएल लाए, एचएएल लाए। ये बातें बतानी जरूरी थी, जवाबदेही थी जनता के प्रति। उस समय कोई आके आपको कहता कि भगवान के नाम शपथ लो और हमें वोट दो, आप भगा देते। आप कहते भगवान के नाम आपको वोट नहीं मिलेगा, हम भगवान की पूजा करेंगे, आपकी नहीं, आप हमारा काम करिए। आपने बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों को रास्ता दिखाया। इंदिरा जी आपके घर घर में गई,
आज भी मैं किसी घर में जाती हूँ, किसी दूर दराज इलाके में, सोनभद्र के कोने में एक गांव में गई, एक महिला थी वहां पे बुजुर्ग, उसने मुझे बताया, बेटा जो खीर खिला रही हूं ना, ऐसे ही खीर मैंने आपकी दादी के लिए बनाई। उस समय जब साधन नहीं थे, शायद सड़कें भी नहीं थी वहां, मेरे मन में आया कि कैसे पहुंच गई दादी जी यहां, लेकिन पहुंची। मैं अपने पिताजी के साथ अमेठी के गांव गांव में घूमी और गांव गांव में सवाल उठा, सड़क बना दी है, में तार डालो कि भैया अभी इंडिया मार्क 1 उसके घर के सामने लगा दिया, हमारे घर के सामने नहीं है, हम नहीं पी सकते, हमारे यहां भी लगाओ। ये जागरूकता थी आपकी। और पिछले 10 सालों में फिजूल की बातों पे लोग आके आपसे वोट मांग रहे हैं, आप आंख मूंद के वोट दे रहे हैं। ये इस देश की परंपरा नहीं रही है। और खास तौर से रायबरेली में ये परंपरा रही है कि जो काम करता है उसको आप आगे बढ़ाते हैं। मेरे परिवार के एक एक सदस्य ने आपके लिए काम करके दिखाया है। जो भी मैं गिना रही हूं, ये सब इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के समय में यहां आया। आपको फायदा हुआ इन चीजों से, आपकी तरक्की हुई, और कराना चाहते हैं। आप पहचान लीजिए कि जो नेता आपको गुमराह करना चाहते हैं उनको पहचानिए। जो नेता 4000 किलोमीटर चल के आपके बीच आना चाहता है उसको पहचानिए। मैं उम्मीद रखती हूं कि आप मेरे बड़े भाई को भारी से भारी बहुमत से यहां से जिताएंगे और पूरे देश में ये संदेश भेजेंगे कि ये रायबरेली धरती है, यहां से आजादी की लड़ाई शुरू हुई, यहां से राजनीतिक दिशा हमेशा दिखाई दी। हम आज कह रहे हैं, हम ये नरेंद्र मोदी जी की झूठों की और नौटंकी की सरकार नहीं चाहते। हम चाहते हैं सच्चाई, हम सत्य चाहते हैं, हम अपनी तरक्की चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य मजबूत बने, हमारे देश का विकास हो, हमारे क्षेत्र में विकास हो और हमें ऐसे नेता मिले जो हमारे लिए समर्पित हो। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, इनको भूलिएगा मत। अभी चुनाव के लिए काफी दिन है, 20 तारीख को आप जाएंगे वोट डालने के लिए। उस समय मेरी बातों को याद रखना और याद रखना कि आपका ये जो वोट है आपके अपने पक्ष में जाना चाहिए, जहां आपका फायदा है, जहां आपका काम हो रहा है, जहां आपकी तरक्की हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, जय हिंद। ये आप जब बटन दबाने जाएंगे तो ये तीसरे नंबर पर राहुल जी के लिए हाथ का निशान है, यहाँ दबाना है। जब आप इस बटन को दबाएंगे तो ध्यान रखना, एक पर्ची निकलती है मशीन से, उस पर्ची पे भी पंजा होना चाहिए। अगर उस पर्ची पे आपको कोई कुछ और दिखे, कमल या कुछ और दिखे, और आपको लगता है कि ये गलत है, आपने पंजे पे वोट किया है, तो आप हमारे किसी कार्यकर्ता को जरूर बताइएगा। धन्यवाद।